चिंपैंजी के मल से बन रही है कोविड की वैक्सीन। जी हाँ, सुनने में काफी अजीब है, लेकिन यही हकीकत है। कोविड की वैक्सीन आने की उम्मीद में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो भी आ चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि वैक्सीन बनती कैसे है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के चलते लोग कह रहे थे कि कोविड को ठीक करने में गौमूत्र का प्रयोग किया जा सकता है या गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन के आने का। अब जब वो आ चुकी है तो उसके पीछे की कहानी जो है वो सामने आ रही है कि चिंपैंजी के मल का प्रयोग करके जो है इस वैक्सीन को बनाया गया है। अब हर वैक्सीन को बनाने की एक अपनी दिलचस्प कहानी होती है। जिस तरीके से रशिया की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन थी, उसके पीछे की कहानी ये थी कि उसे दो कॉमन कोल्ड के वायरस से बनाया गया था। अब ये काफी साधारण लगता है क्योंकि साइंटिस्ट को इस ये जो सैंपल कलेक्ट करना है इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति छींक कर अपना रुमाल साइंटिस्ट को दे सकता है सैंपल के तौर पर। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वहां पे जो वायरस इस्तेमाल किया गया है वो चिंपैंजी को होने वाले एक कॉमन कोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ बात ये है, सवाल ये उठता है कि इसे किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जाए। अब चिंपैंजी तो रुमाल में छींक कर रुमाल साइंटिस्ट को देगा नहीं, इसीलिए बीमार चिंपैंजी के मल का प्रयोग किया गया है वैक्सीन को बनाने में। और यही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि एक और वैक्सीन जो है वो बन चुकी है जिसमें गोरिल्ला के मल का प्रयोग किया गया है वैक्सीन को बनाने के लिए। तो जब आप कोविड की वैक्सीन लेने जाएं तो डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का धन्यवाद करने के साथ साथ चिंपैंजी और गोरिल्ला जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं उनका भी धन्यवाद जरूर कीजिएगा। आज वैक्सीन पे ही बात होगी, इसी विषय पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रखर सिंह। तो बात करते हैं डॉक्टर से और जानते हैं हमारे सभी सवालों के जवाब। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर, हमें बताइए कि वैक्सीन बनती कैसे है और कोविड-19 की वैक्सीन आने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा? देखिए, एक नॉर्मल वैक्सीन बनने में लगभग 6 से 8 साल का समय लगता है, क्योंकि इसमें कई सारे फ़ेज़ेज़ होते हैं। जो पहला फ़ेज़ होता है, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो इसमें अमूमन 4 साल तक का समय लग जाया करता है। जैसे आपने इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन देखी होगी, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन भी लगभग 4 साल के समय के अंदर तैयार हुई थी। उसके हिसाब से कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई है। कई बार ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोविड वैक्सीन इतनी जल्दी आने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एंड आपने ये देखा होगा कि सिर्फ़ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ही नहीं, जो बाकी वैक्सीन्स थी, स्पुतनिक वैक्सीन या आपका जो फाइज़र का ट्रायल था, उसमें भी कई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। तो जब हम फ़ेज़ेज़ की बात करते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जब वैक्सीन तैयार होती है, तो वो 4 फ़ेज़ेज़ में ट्रायल की जाती है। फ़ेज़ 1, 2, 3 और 4। जब फ़ेज़ 1 में देखा जाता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल पे एक बहुत ही उसमें कम से कम 50 से 100 लोग लिए जाते हैं, जिसमें ऊपर वो वैक्सीन ट्रायल की जाती है और ये देखा जाता है कि किसी हेल्दी इंसान पे उसका कोई दुष्प्रयोग तो नहीं। जब आप ऐसे आगे करते जाते हैं तो फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 करते-करते आपको ये पता लग जाता है कि इसके मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और एनिमल टेस्टिंग के बाद जब ह्यूमन ट्रायल चालू होते हैं, तो हमको ये दिखने लग जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल क्या हो सकती है। लेकिन क कोविड वैक्सीन के साथ थोड़ी जल्दबाज़ी मचाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पैंडेमिक है, लोगों के इसमें मरने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इससे डिज़ीज़ का स्प्रेड भी बहुत फ़ास्ट है। सिर्फ़ इस कारण से ये वैक्सीन मार्केट में जल्दी लाई जा रही है। और आपने देखा ही होगा पुराने कई ट्रायल्स थे जो पूरी तरीके से फ़ेल हो गए थे। कई लोगों को वैक्सीन के बाद बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हुईं, जैसे कुछ लोगों को गुइलेन-बारे सिंड्रोम हुआ, कुछ लोगों को वैक्सीन इंड्यूस्ड कोविड हुआ, कुछ लोगों को वैक्सीन से फ़ीवर, रैशेज़ और ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हुईं। तो ये भी अच्छी बात है कि एस्ट्राज़ेनेका ने जो वैक्सीन निकाली है, उसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल बहुत कम है
और अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने नहीं मिला है। इसीलिए एस्ट्राज़ेनेका को अप्रूवल मिला है यूके की तरफ से। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इस वैक्सीन का यूएस ट्रायल उन्होंने रोक दिया था, क्योंकि जब उन्होंने यूके में देखा कि एक तरफ उन्होंने हाफ डोज़ दिया पहला और ब्राज़ील में उन्होंने पूरा डोज़ दिया, तो जब वेरिएशन देखा गया तो पता चला कि ब्राज़ील में पूरा डोज़ देने के बाद 60% एफिशिएंसी थी वैक्सीन की और जब उन्होंने यूके में हाफ डोज़ दिया, तो उसकी एफिशिएंसी 90% थी। तो जब ये डेटा थोड़ा-सा वेरीड हुआ तो यूएस वालों ने अपना ट्रायल रोक दिया। और यूएस क्योंकि बहुत मेटिकुलसली चलता है, यूएस में आप जो भी ट्रायल करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसीलिए अभी तक ये ट्रायल यूएस में नहीं हुआ है और यूएस में अभी ये वैक्सीन इमीडिएटली लॉन्च भी नहीं हो रही है। इसका ये भी बोला जा रहा है कि यूएस में जब ये वैक्सीन आएगी तो पहले वो पोस्ट मार्केटिंग डेटा सर्वेलेंस देखेंगे और उसके बाद ही यूएस में इंट्रोड्यूस कराएँगे। तो वैक्सीन बनने में जो समय लगता है, उसके मुकाबले ये वैक्सीन थोड़ी कम समय में ही आ गई है। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इससे छोटा-मोटा बुखार आ सकता है, कहीं पे छोटा-मोटा रैश हो सकता है। जिस आर्म में ये वैक्सीन लगी है, वहाँ पे दर्द हो सकता है। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। इसीलिए ये वैक्सीन लगवाना कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है कि इस वैक्सीन के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या कुछ हो सकते हैं या नहीं। और जहाँ तक बात बनने की थी, तो बनने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत समय लगता है क्योंकि एक-एक स्ट्रेन, एक-एक एंटीजन को टेस्ट करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कौन-सी स्ट्रेन से, कौन से एंटीजन से ये वैक्सीन बनाई जा सकती है। क्योंकि इनिशियली जो वैक्सीन थी वो लाइव इनएक्टिवेटेड वायरस है उससे बनाने की कोशिश की गई, बट वो नहीं सक्सेसफुल हुई। फिर अब साइंटिस्ट ने एमआरएनए और ऐसे जो जेनेटिक मटीरियल है उससे बनाने की कोशिश की, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। जहाँ तक बात चिंपैंज़ी की यूज़ करने की चिंपैंज़ी का जो मल है उससे वायरस को एक्सट्रैक्ट करने की बात हुई, तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें चिंपैंज़ी का एडिनो वायरस यूज़ हुआ है इस वैक्सीन में। तो चिंपैंज़ी का जो एडिनो वायरस है, वो ऑब्वियसली जैसा आपने सही बताया, चिंपैंज़ी छींक के रुमाल नहीं दे सकता, इसलिए कहीं से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है। और क्यों चिंपैंज़ी का वायरस लिया गया, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। चिंपैंज़ी का वायरस इसलिए लिया गया क्योंकि चिंपैंज़ीज़ का ह्यूमन्स के साथ जेनेटिक मेकअप बहुत सिमिलर होता है और चिंपैंज़ी का जो वायरस है वो उसके स्टूल से एक्सट्रैक्ट करना इज़ कंपैरेटिवली ईज़ियर। ऑल्सो जब आप चिंपैंज़ी के वायरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो साइंटिस्ट ने जो अभी तक हमारे पास पब्लिश डेटा है उसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया है कि चिंपैंज़ीज़ का एडिनो वायरस अभी तक ह्यूमन्स को एक्सपोज़ नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए जब इस वैक्सीन को करोड़ों लोगों में लगाया जाएगा, तो ये सेम वायरस ह्यूमन्स को भी एक्सपोज़ होगा। तो अगले आने वाले सालों में जो कोविड की वैक्सीन आएगी, उसमें दे हैव टू डू अ लिटिल मोर चेंज उनको और बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि ये एंटीजन क्योंकि आप देखिए हर वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है। सिर्फ कोविड-19 के ही 20 से ऊपर प्रकार के वायरस देखे जा चुके हैं। तो हर वायरस जब अपने आप को म्यूटेट करता है, इस कारण से हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वायरस की म्यूटेशन कैसी रहेगी। तो एडिनो वायरस जो अभी चिंपैंज़ीज़ से निकाल के ह्यूमन्स में डाला जा रहा है एंटीजेनिक रिस्पॉन्स के लिए, वो भी धीरे-धीरे म्यूटेट करेगा और इसीलिए आगे आने वाले समय में और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। आपके हिसाब से ये जो समय है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अमूमन वैक्सीन बनाने में इससे भी ज़्यादा समय लगता है। जी, मैं ठीक कह रही जी। हूँ? बिल्कुल, जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर एक मेरा सवाल है कि जैसे भारत में गौमूत्र का प्रयोग होने की बात सामने आई थी। अब जी। चिंपैंज़ी के मल का यहाँ पे प्रयोग हुआ है वैक्सीन में और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि एक वैक्सीन आ रही है जिसमें गोरिल्ला के मल का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस पे जी। आपका क्या कहना है? देखिए, गौमूत्र अपने आप में एक बहुत ही अच्छी औषधि है। गौमूत्र को आयुर्वेदिक शास्त्रों में द ड्रिंक ऑफ लाइफ भी कहा गया है। गौमूत्र एक समान आप मान के चलिए उसको अमृत के बराबर माना जाता है। लेकिन आजकल के इस दौर में जहाँ पे पशुओं का पालन बहुत अच्छे से नहीं किया जाता, ये बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन हो गया है
कि क्या वो गौमूत्र साफ और शुद्ध है कि नहीं। गौमूत्र में बहुत सारे फायदे देखे गए हैं जो स्टडीज, अब मैं कोई आयुर्वेदाचार्य तो नहीं, लेकिन मैंने जहां तक स्टडीज देखी हैं, जहां तक मैंने रिसर्चर्स को पढ़ा है, गौमूत्र में काफी सारी गुणकारी चीजें होती हैं। उससे डायबिटीज रिड्यूस होता है, कैंसर फाइटिंग एंजाइम्स बनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी होता है, पेट साफ रहता है, ऐसे अनगिनत फायदे गौमूत्र के देखे गए हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, कोविड ने हिंदुस्तान में कितने मरीजों को इफेक्ट किया, पूरी दुनिया भर में इतने मरीजों को इफेक्ट किया। इम्यूनिटी गौमूत्र से बढ़ती जरूर है, ये बात भी साबित है, लेकिन उसका ज्यादा असर कोविड-19 में देखा नहीं गया। अब आप जब कंपेयर करते हैं गोरिल्ला के स्टूल को और गौमूत्र को, तो ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा सटीक नहीं रहेगा। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग गोरिल्ला और चिंपैंजीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इंसान और गोरिल्ला और चिंपैंजी ये सब एक ही प्रजाति से आते जाते हैं। इनके पूर्वज एक जैसे ही रहे और हमारा जेनेटिक मेकअप इनके साथ काफी हद तक मेल खाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गौमूत्र की, तो गौमूत्र से कोविड मिटता है या गौमूत्र से हम कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बताना अभी मुश्किल है। पहली बात तो ये कि गौमूत्र को लेके कोई रिसर्च नहीं किया गया। कई कंपनीज ने अपने मतलब दावे करे कि आपको गौमूत्र पीजिए तो आपको कोविड नहीं होगा, बट ऐसे ऐसे भी लोग सामने आए जो बकायदा गौमूत्र का सेवन करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको कोविड हो गया। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन बीमारी किस हिसाब से आती है। लेकिन हाँ, गौमूत्र से अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन के ट्रायल में डाला जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप जानते हैं इंडिया में रिसर्च थोड़ा कम होता है। पहली बात तो ये कि इंडिया में पैसा इतना है नहीं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बनाने में $1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया है। इतना पैसा इंडिया में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इंडिया का हेल्थ केयर इतना रिच नहीं है। हम लोग एफिशिएंट बहुत हैं क्योंकि हमारे पास 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है अमेरिका से, डॉक्टर्स की तादाद बराबर है, लेकिन फिर भी हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो अमेरिका से मेल खाता है। हम लोग एफिशिएंट हैं, लेकिन हम आज भी डेवलपिंग नेशन हैं और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम वैक्सीन के लिए एक नई रिसर्च करें जिसका कोई प्रूवन बेनिफिट या बेसिस नहीं है। तो इसीलिए गौमूत्र सेवन बुरा नहीं है, लेकिन गौमूत्र से कोविड रुकेगा ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत मरीज आए ओवर द टाइम। अब आप देखिए, कोरोना को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है। कोरोना में मैंने लगभग, आप मान के चलिए, 400-500 से ऊपर मरीज हर महीने हम लोगों ने देखे, हर महीने हम लोगों ने ट्रीट किए। और इतने मरीजों में हमने कई बार ये पूछा कि क्या आप कोई आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, कोई औषधि पीते हैं, कोई होम्योपैथिक दवाई खाते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 1/3 या 1/4 लोगों ने ये बोला होगा कि हमने गौमूत्र ट्राई किया, हमने काढ़ा ट्राई किया, हमने सब कुछ वो किया जो हमें इंटरनेट से पता चला। क्योंकि न्यूज़ में कई बार ये आया कि आप काढ़ा पीजिए, आप कोई ऐसा आयुर्वेदिक आचार्य से मिलके आप बाकी चीज़ें ट्राई करिए, जैसे आपका मुलेठी, लौंग, बहुत सारे मिश्रण बनाइए, गौमूत्र पीजिए। बट उसका फ़ायदा ज़्यादा देखा नहीं गया है, क्योंकि हम इम्यूनिटी कितनी भी बढ़ा लें, अगर किसी वायरस ने हमको इन्फेक्ट करना है, तो वो एक लेवल के ऊपर कर ही देता है, ठीक है? सो इसीलिए ये हमें ये बोलना सही नहीं होगा कि क्या आगे गौमूत्र का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें हम गौमूत्र से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, जैसे हम अभी कोविड-19 के लिए एडिनो वायरस को चिंपैंज़ीज़ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वैक्सीन गौमूत्र से भी बने। लेकिन उसके लिए ये रिसर्च इंडिया में होना ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी जो मूल के लोग हैं, वो कभी भी गौमूत्र को इस सीरियसनेस में नहीं लेंगे। क्योंकि इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक, क्योंकि गाय जो होती है, उसका जेनेटिक मेकअप इंसान से अलग होता है। तो उसका एंटीजन और हमारा एंटीजन सेम नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इंडिया में जो रिसर्च होता है, उसको विदेशी लोग थोड़ा कम महत्व देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी इंडिया में आके उसको करना चाहे, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है और बहुत ज़्यादा संशोधन किया जा सकता है।
डॉक्टर आपने बताया कि जो लोग घरेलू उपचार कर रहे हैं उनका इतना ज़्यादा असर नहीं देखने में आ रहा है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपसे कि इम्यूनिटी क्या रोल प्ले करती है कोविड से बचने में? इस सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ने कहा है कि सप्लीमेंट्स लीजिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो एक ये सवाल है और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके सफल होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, अभी जो वैक्सीन आई है, उसकी एफिशिएंसी एज़ पर द न्यूज़ एंड एज़ पर द मीडिया 90% बताई जा रही है। बट हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा पब्लिश्ड पीयर रिव्यूड आर्टिकल नहीं है, जो ये बोले कि 90% एफिशिएंसी इस समय एस्ट्राज़ेनेका की है। हाउएवर, जब ये ट्रायल्स इंसानों पे किए गए, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक मात्रा में नहीं देखा गया। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि ये वैक्सीन काफ़ी हद तक सफल होगी, लेकिन जैसा मैंने अपने भाषण की शुरुआत में बोला, ये वैक्सीन एडिनो वायरस के एमआरएनए से बनी है और जब ये चिंपैंजी का एडिनो वायरस इंसानों में इंड्यूस किया जाएगा, तो यही वायरस इंसानों में बीमारी भी कर सकता है और यही वायरस म्यूटेशन भी कॉज़ कर सकता है अपने आप में और इसके बाद जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स होगा, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाएगा। आपने ये चीज़ H1N1 की वैक्सीन में भी देखी होगी। H1N1 की हर साल नई वैक्सीन आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि हर साल वायरस म्यूटेट करता है और हर साल अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन देता है। जब H1N1 का पैंडेमिक 2009 में फैला था, तो पहले उसकी दवाई निकली थी टैमीफ्लू और उसके बाद उसकी वैक्सीन आई थी और अब हर साल हम ये कहते हैं कि जितने भी मिडल एज ग्रुप्स हैं, जितने भी अधेड़ उम्र के लोग हैं, उनको ये वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। बट हर साल नई वैक्सीन की खोज होती है और H1N1 अपने आप को म्यूटेट करता है और इस कारण से हमें बार-बार ये वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है। सिमिलरली कोविड-19 के साथ भी ये प्रॉब्लम आएगा। कोविड-19 देखिए जाने वाला तो है नहीं, वो अभी यहाँ पे रहेगा और भले ही लोगों में वायरस का ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहेंगे, जिसमें ये वायरस पनपेगा। एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन ने 2 बहुत अच्छे काम किए हैं। पहला, इसने वायरस का ट्रांसमिशन भी कम किया है और वायरस को एक किसी शरीर में बढ़ने से भी रोका है। तो बेसिकली उसने इन्फेक्शन और डिज़ीज़ दोनों पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 से 8 डिग्रीज़ पे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो ये आसानी से सबको मुहैया कराई जा सकती है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि एस्ट्राज़ेनेका का जो एफिकेसी है, वो ऑलमोस्ट 90% बोला गया है हाफ डोज़ पे, मतलब पहला डोज़ हाफ देना है, हाफ एमएल और फिर सेकंड डोज़ 1 एमएल देना है। इस डोज़ पे और सेकंड डोज़ आपका 28 दिन के बाद होता है। तो इस डोज़ पे 90% एफिशिएंसी देखी गई है यूके में। लेकिन जो ब्राज़ील में ट्रायल हुआ था, वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 60% आई थी। तो ये डेटा थोड़ा-सा अभी करेक्ट होना और बाकी है। बट इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 महीने की बात है। 2 से 3 महीने में हमें लोगों के अंदर रिस्पॉन्स दिखने लग जाएगा और जैसे-जैसे ये रिस्पॉन्स दिखने लगेगा, हमें इसकी प्रॉपर एफिशिएंसी पता लग जाएगी। लेकिन अगर एक जगह पे 60% है और एक जगह पे 90% है, तो आप निश्चिंत रहिए ये अच्छी वैक्सीन है और कोई भी वैक्सीन अच्छा मानने के लिए 65% से ऊपर एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो अगर ये 65% के ऊपर आ जाती है, तो ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आपसे मेरा आखिरी सवाल और एक ऐसा सवाल जो शायद सब इसका जवाब चाहते हैं, सारी दुनिया इसका जवाब चाहती है, कोविड खत्म कब होगा? अगर आप एक टाइम ड्यूरेशन हमें बता पाएँ कि लगभग इस टाइम तक ये खत्म हो जाएगा, तो उस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए जैसा कि आपने पिछले सवाल में पूछा था, क्या विटामिन्स खाने चाहिए, क्या इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए, कोविड खत्म कैसे होगा? देखिए, इस जवाब का ना किसी के पास इस सवाल का किसी के पास अभी जवाब नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जैसे-जैसे कोविड के केसेस अभी हिंदुस्तान में कम हो रहे हैं, वैसे-वैसे ही एक हर्ड इम्यूनिटी फैलने की आशंका जताई जा रही है। जैसे आपने देखा है पोलियो, इस समय हिंदुस्तान में पोलियो ना के बराबर है। वो क्यों है? क्योंकि हमने वैक्सीन दे-दे के हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करी है और अब पोलियो के केसेस नहीं आते। लेकिन वहीं पे अगर आप H1N1 देखते हैं, जैसे अभी बर्ड फ्लू फिर से आने लग गया है।
H1N1 हो सकता है दोबारा फिर से आए। तो H1N1 का पैंडेमिक 2009 में आया था। उसके बाद से वैक्सीन हर साल लगती है, इसलिए H1N1 के केसेस कम है, लेकिन पिछले साल भी 18,000 केसेस H1N1 के आए थे। तो कोविड-19 एक तरीके से खत्म होने वालों में से नहीं है, लेकिन इसके केसेस ना के बराबर होने की आशंका बिल्कुल जताई जा रही है। कोविड-19 का सबसे खतरनाक जो रूप है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कोविड-19 से ज़्यादा लोग मरीज़ इन्फेक्ट नहीं हो रहे और आपने देखा ही होगा लास्ट कुछ दिनों में 18,000, 19,000 ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। तो कोविड-19 धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन वहीं पे आप अमेरिका का हाल देखें तो अमेरिका के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन के ट्रायल्स नहीं हैं और उन लोगों में हमारे जैसे, क्योंकि हमारा जो देश है, वो बीमारियों से घिरा हुआ देश है। हम अपने बच्चों को 10 प्रकार की वैक्सीन बचपन में ही लगा देते हैं। उससे उनकी लंग इम्यूनिटी बहुत डेवलप होती है और वो इसीलिए सस्टेन कर पाते हैं। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा डेथ्स सिर्फ 1.5 लाख डेथ्स हुई हैं कोविड-19 से। लेकिन वहीं पे आप दूसरे देशों में देखेंगे तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो वहाँ की मौतें ज़्यादा हैं, वहाँ पे 10% तक का डेथ रेट है। इंडिया में 2 से 2.5% का डेथ रेट है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ था, जैसे कैंसर मरीज़ या कोई बहुत ही एल्डरली मरीज़, तो इन लोगों में डेथ के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं, वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होके निकल गए। एसिम्प्टोमेटिक केसेस को रोकने में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि ये डिज़ीज़ को फैलने से भी रोकता है और डिज़ीज़ को बढ़ने से भी रोकता है। दूसरी चीज़, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मुझे खुद कोविड हो चुका है, लेकिन मेरे को सिर्फ़ 2 दिन बुखार था। पहला दिन बुखार रहा, दूसरा दिन बुखार रहा, मैंने टेस्ट कराया, मैं पॉज़िटिव आया। मैंने क्वारंटाइन किया, लेकिन 2 दिन के बाद कभी बुखार नहीं आया। हल्की-सी कमज़ोरी थी, वो भी ठीक हो गई। बट वहीं पे मेरे कुछ और कलीग्स थे, जिनको कोविड हुआ, तो उनकी हालत बहुत गंभीर हुई, उनको एडमिट होना पड़ा। तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि इम्यूनिटी कितना रोल प्ले करती है, लेकिन ये बात समझना ज़रूर है कि इम्यूनिटी बीमारी को बचाती नहीं है। आप जो भी विटामिन खा रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो भी काढ़ा पी रहे हैं, उससे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में कोविड से लड़ने की ताकत आएगी। Immunity does not prevent infection. Immunity prevents disease. That too only to certain extent. कई बार ऐसा भी होता है कि वायरस का लोड बहुत ज़्यादा होता है और एक अच्छा इम्यून आदमी भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, लेकिन इससे आप प्लीज़ अपने विटामिन ज़रूर खाएँ, क्योंकि आजकल सब्जियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। सब्जियों में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होता है, इसीलिए विटामिन ज़रूर खाएँ। दूध वगैरह जितना अच्छा हो सके उतना पिएँ और अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। जब इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफ़ाइल पूरी बन जाए, एक आध पब्लिश आर्टिकल आ जाए, कोई एक अच्छा जर्नल या डब्ल्यूएचओ ये कह दे कि अब ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आप लगा सकते हैं, तो आप इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएँ। इस समय एस्ट्राज़ेनेका ने बोला है कि वो 300 मिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा और 2021 में वो लगभग 3 बिलियन यानी 300 मिलियन और फिर 3 बिलियन यानी 300 करोड़ वैक्सीन्स बनाएगा। तो जब वो 2021 में 300 करोड़ वैक्सीन बनाएगा, तो आपको ये वैक्सीन लगभग अप्रैल या मई के आसपास उपलब्ध होने की आशंका जताई जा रही है। तब तक आपका साइड इफेक्ट प्रोफाइल पूरा बन जाएगा और आप आराम से इस वैक्सीन को बिना किसी टेंशन के लगवा सकते हैं। यानी कि परिस्थिति ठीक होने के चांसेस हैं और वैसे भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, बीमारियां आती जाती रहेंगी, हमें तैयार रहना है उनसे लड़ने के लिए। डॉक्टर, बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में आपको इसी तरीके की जरूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।